देना तब अपराध क्या है जब देगा कब व्यक्ति जब डिमांड करेगा। स्वेच्छा से दी गई कोई भी उपहार, धनराशि या शादी में अपने बिटिया को खुशी से दिया कोई भी सामान दहेज की श्रेणी में नहीं आएगा जब तक कि इन कनेक्शन विद द मैरिज वो डिमांड ना किया जाए। जो उपहार माँ बाप अपनी स्वेच्छा से, रिश्तेदार अपनी स्वेच्छा से, अपने व्यवहार की वजह से, मैंने आपकी बेटी की शादी में 11,000 रुपए दिए, 11,000 आपने मेरी बेटी की शादी में आके दे दिए, ये व्यवहार है। और ऐसा व्यवहार चलता है। आपने देखा होगा कि शादियों में कई जगह कापियां रखी जाती हैं और आदमी व्यवहार लिखता है कि फला रिश्तेदार आए, ये व्यवहार दे गया। क्या वो दहेज है? कोर्ट में मुकदमे निपटते ही ना डाइवोर्स का निपटता है, ना 498 का निपटता है, ना 12 DV एक्ट का निपटता है, क्योंकि पैकेज मिलता है इनका। और उसके बाद न्यायालय से कहिए, सोचिए, न्यायालय को सोचना चाहिए, समितियों को सोचना चाहिए, सोशल वर्कर्स को सोचना चाहिए कि जो लोग न्यायालय में खड़े हैं, जिन्होंने अपना पीक पीरियड जवानी का न्यायालय में खड़े होकर गुजार दिया, उनको क्या मिला। लेकिन ये जो हर दूसरी कंप्लेन में 498 की ये लिख के पिता आ रहा है कि मैंने इतना पैसा दिया, इतने में शादी करी, ये टेंट हाउस किया, ये गेस्ट हाउस किया, और जाके जयपुर शादी करी और जोधपुर शादी करी और बड़े बड़े पैलेस लिए, ये अपने आप में क्या है? ये पहली लाइन वो लिख के लेके आ रहा है। ये दहेज नहीं है, कतई दहेज नहीं है। मैं नहीं मानता इसको दहेज। क्यों? क्योंकि कहां ये लिखा जाता है कि लड़की वालों ने कहा कि नहीं, लड़के वालों ने कहा कि नहीं, तुम ये नहीं करोगे तो हम शादी नहीं करेंगे। ये कौन सा तरीका है कि आपने शादी तो अपनी खुशी के लिए, अपने दिखावे के लिए, अपने स्टेटस के दिखावे के लिए। आज लोग शादी में 20 करोड़ खर्च करते हैं। उदयपुर में फलाना पैलेस में शादी कर रहा हूं, दिल्ली से कैटरर बुलाया है, पंजाब से कैटरर बुलाया है, हर तरह का भोजन 20 तरह कैटरर बुला किया है। क्या मैंने कहा था कैटरर बुला लीजिए? क्या लड़के ने कहा था कैटरर बुलाइए पंजाब से? लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। नमस्कार, मेरा नाम है विप्लव अवस्थी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लीगल रिपोर्टर। आज हम बहुत खास कानूनी मुद्दे पर आपसे बात करने आए हैं, जो लगातार हजारों की संख्या में आप हमको फोन कर रहे हैं, हमको संपर्क कर रहे हैं, और हमारे लगातार जो मैट्रिमोनियल सीरीज के वीडियो आप लगातार देख रहे हैं तो हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं। और एक क्वेश्चन बड़ा कॉमन आ रहा है कि अगर दहेज लेना अपराध है तो देना भी अपराध माना जाता है, और अगर अपराध माना जाता है तो लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती जो दहेज देते हैं और बाद में ये कह के अपनी एप्लीकेशन में आते हैं कि साहब हमने तो इतना पैसा दिया, इतना दहेज दिया। तो इसको लेके कानून क्या कहता है? क्या वो व्यक्ति जिसने 498 या DV एक्ट में जो एप्लीकेशंस फाइल की हैं, अगर लिख के आ रहा है कि हमने इतना पैसा लड़की की शादी में दिया है, तो क्या वो अपराध माना जाएगा? इस पूरे मसले पर आज हम चर्चा के लिए आ गए हैं सीनियर एडवोकेट योगेश भसीन साहब के पास। योगेश भसीन साहब को आप पहले से जानते हैं, मैट्रिमोनियल सीरीज में आप लगातार इनके वीडियोस देख रहे थे और हजारों की संख्या में आपने फोन किया और आपने कानूनी राय ली है। एडवोकेट योगेश भसीन साहब को 4 दशक का बड़ा अनुभव है। निचली अदालत, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लगातार पेश हो रहे हैं। योगेश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है लीगल रिपोर्टर में। एक ऐसा साधारण क्वेश्चन है जो करीब करीब हर दूसरी एप्लीकेशन जो 498 DV एक्ट में फाइल हो रही है उसमें लिख के पिता ये आ रहा है कि साहब हमने शादी करी और ये दहेज हमने दिया, लाखों रुपया दिया, लाखों की शादी करी। सेक्शन 3 साफ तौर पर यह परिभाषित करता है कि अगर दहेज लेना अपराध है तो देना भी अपराध है। तो क्या इस तरह के व्यक्तियों को प्रोसिक्यूट किया जा सकता है? क्या उन पर FIR हो सकती है? जो हमारे आम दर्शकों का सवाल है सर, उसका जवाब। अपना प्रश्न जरा सा सही कर लें जी कि प्रश्न में देना और लेना दोनों अपराध कहे गए हैं। जी। देना तब अपराध क्या है जब देगा कब व्यक्ति जब डिमांड करेगा। जी। स्वेच्छा से दी गई कोई भी उपहार, धनराशि या शादी में अपने बिटिया को खुशी से दिया कोई भी सामान दहेज की श्रेणी में नहीं आएगा जब तक कि इन कनेक्शन विद द मैरिज वो डिमांड ना किया जाए। व्यक्ति अभियुक्त डिमांड करे, हस्बैंड डिमांड करे या उसका परिवार का कोई व्यक्ति डिमांड करे कि नहीं हम शादी तभी करेंगे, या शादी की कंडीशन, प्री कंडीशंस ये होंगी कि आप इतना रुपया खर्च करेंगे, इस जगह पे शादी करेंगे, ये रुपया देंगे, ये सामान देंगे, तब वो डाउरी की डेफिनेशन में कवर होगा। इससे पहले नहीं। हम
61 से पहले चले जाए, जरा सा पूर्व में चले जाए। जी। सन 61 से पहले क्या भारत में शादियां नहीं होती थी? क्या भारत में हस्बैंड वाइफ मिलते नहीं थे या परिवार नहीं मिलते थे? होता था। तब ये डावरी जिसको कहते हैं, दहेज जिसको कहते हैं, वो प्रैक्टिस था। अब ये ला बना दिया गया। ये एक रस्में थी शादी में कि हम, होता ये था कि हम लड़के को अपनी जायदाद जमीन सब देते थे, जी। वसीयत करके या उसके नाम करके, या मरने के बाद उसको मिलती थी, बेटे को उसके बाद मरने के बाद मिलती थी। लड़की का क्या प्राविधान था? तो माँ बाप की इच्छा होती थी कि हम लड़के को तो देंगे ही, हमारी सारी संपत्ति लड़के के लिए है, हम लड़की को क्या दें, अकेजन क्या होगा, ऐसे तो नहीं दे सकते। तो अकेजन शादी का निकलना था और शादी में लड़की को भरपूर दान दहेज दे करके विदा किया जाता था। इसका सबसे उदाहरण श्री रामचरितमानस है, जहां पर जनक जी ने अपनी पुत्री को वो कुछ जिसका वर्णन रामचरितमानस में है वो दिया जो शायद आज तक न किसी भूतो न भविष्य किसी ने दिया ही नहीं होगा। करेक्ट। वहां इसको दहेज नहीं कहा गया, ये पिता की खुशी थी जो उसने बेटी को दिया। और आज भी मैं मानता हूं कि सब खुशी से ही देते हैं। बाद में हस्बैंड वाइफ में, पति पत्नी में कुछ अगर डिफरेंसेस हो जाए, ओपिनियन में डिस्प्यूट हो जाए, तो उसको दहेज बना दिया जाता है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ये परिस्थितियां बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें एक बात और बड़ी जरूरी है कि जब से न्यायालयों ने, जब से कानून ने पारिवारिक संबंधों में हस्बैंड वाइफ के बेडरूम में झांकना शुरू कर दिया है, तब से परिस्थितियां और बिगड़ गई। क्यों? क्योंकि उसके रखवाले थे वो लोग जिनके हाथ में ला था, जिन्होंने अपनी सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से ये मुकदमे बनाना शुरू कर दिए दहेज के। जबकि मेरा समझ तो ये कहती है कि इस तरह के मुकदमे होने नहीं चाहिए, काउंसिल्स होनी चाहिए, समितियां होनी चाहिए जो कि लोगों को समझा करके ये कहें कि ये झगड़ा नहीं है, संपत्ति का झगड़ा नहीं है। तो मेरा आपके सामने कहना यह है कि इसके पहले जड़ में जाना होगा कि दहेज की क्यों बनाई गई, ऐसी कानून क्यों बनाया गया। ठीक है, हम आपने आम दर्शकों के लिए सर ये समझना चाहेंगे, दहेज और गिफ्ट जो शादी के समय दिए जाते हैं, इनका क्या डिफरेंस है? आम आदमी ये कैसे समझे ये दहेज है और ये गिफ्ट है? जो उपहार माँ बाप अपनी स्वेच्छा से, रिश्तेदार अपनी स्वेच्छा से, अपने व्यवहार की वजह से, मैंने आपकी बेटी की शादी में 11,000 रुपए दिए, 11,000 आपने मेरी बेटी की शादी में आके दे दिए, ये व्यवहार है। और ऐसा व्यवहार चलता है। आपने देखा होगा कि शादियों में कई जगह कापियां रखी जाती हैं और आदमी व्यवहार लिखता है कि फला रिश्तेदार आए, ये व्यवहार दे गया। करेक्ट। क्या वो दहेज है? क्या किसी को मालूम था कि वो रिश्तेदार क्या आके देगा या उससे मांगा था उसने? ऐसा नहीं है। लेकिन जब मतांतरण होता है, जब दोनों में आपस में मत भिन्नता आती है हस्बैंड वाइफ में, या कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, शादी के संबंध में कोई झगड़ा शुरू होता है, मनमुटाव हो जाता है, तो वो सब उपहार दहेज बना दिए जाते हैं। और वर्तमान में यही हो रहा है। काउंसलिंग का अभाव और कानूनी पेशे के लोगों के द्वारा अपने रोजगार के लिए, शायद मैं हार्श हूं लेकिन है सही, कि उसके लिए जब आते हैं तो बजाय इसके कि इसको घर में ख़त्म कर दिया जाए, टेबल पे ख़त्म कर लिया जाए, कानूनी जामा पहना करके कोर्ट में केस खड़ा कर दिया जाता है। और न न्यायालय समझने को तैयार है और न व्यक्ति समझने को तैयार है। इसलिए जहां एक फैमिली कोर्ट होती थी किसी जिले में, आज 20-20 फैमिली कोर्ट हैं और पूरे के पूरे परिवार अपने माँ बाप, अपने रिश्तेदारों के साथ कोर्ट में खड़े हैं। दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां हैं, बहुत हृदय विदारक हैं ये। और वो समय शादी के 1 साल बाद, शादी के 6 महीने बाद, शादी के 8 महीने बाद, शादी के 1 साल बाद लोग न्यायालय में खड़े हैं और न्यायालय कहता है डेट दे दीजिए। 6-6 साल, 7-7 साल डाइवोर्स के मुकदमे नहीं निपटते, कोर्ट में मुकदमे निपटते नहीं, ना डाइवोर्स का निपटता है, ना 498 का निपटता है, ना 12 DV एक्ट का निपटता है, क्योंकि पैकेज मिलता है इनका। और उसके बाद न्यायालय से कहिए, सोचिए, न्यायालय को सोचना चाहिए, समितियों को सोचना चाहिए, सोशल वर्कर्स को सोचना चाहिए कि जो लोग न्यायालय में खड़े हैं, जिन्होंने अपना पीक पीरियड जवानी का न्यायालय में खड़े होकर गुजार दिया, उनको क्या मिला? क्या मिला उनको? करेक्ट। तो अगर आप खुशी खुशी साथ नहीं रह सकते, खुशी खुशी अलग हो जाइए, जो लेना देना है दीजिए, आप करिए। कानून की इतनी सारी जो व्यवस्थाएं दी गई हैं, इस खराबी को रोकने के लिए, इस अपराध को रोकने के लिए,
उसका दुष्प्रभाव ये हुआ कि उसको दुरुपयोग होना शुरू हो गया, उसका दुष्प्रभाव ये हुआ कि परिवार बिगड़ना शुरू हो गए। लेकिन ये जो हर दूसरी कंप्लेन में 498 की ये लिख के पिता आ रहा है कि मैंने इतना पैसा दिया, इतने में शादी करी, ये टेंट हाउस किया, ये गेस्ट हाउस किया, और जाके जयपुर शादी करी और जोधपुर शादी करी और बड़े बड़े पैलेस लिए, ये अपने आप में क्या है? ये पहली लाइन वो लिख के लेके आ रहा है। ये दहेज नहीं है, कतई दहेज नहीं है। मैं नहीं मानता इसको दहेज। क्यों? क्योंकि कहां ये लिखा जाता है कि लड़की वालों ने कहा कि नहीं, लड़के वालों ने कहा कि नहीं तुम ये नहीं करोगे तो हम शादी नहीं करेंगे। अगर आप अवेयर थे इस बात के लिए कि इतना दहेज मांगा जा रहा है और शादी एक कनेक्शन में मांगा जा रहा है और शादी की प्री कंडीशन ये है कि ये सब करोगे तो हम शादी करेंगे, यू शुड हैव रिफ्यूज्ड इट। यू आर इक्वली पार्टी टू इट, यू हैव ए राइट टू रिफ्यूज इट। अभी कुछ नहीं गया, लड़की आपके घर में, लड़का हमारे घर में, आप मना कर सकते हैं। ये कौन सा तरीका है कि आपने शादी तो अपनी खुशी के लिए, अपने दिखावे के लिए, अपने स्टेटस के दिखावे के लिए, आज लोग शादी में 20 करोड़ खर्च करते हैं। उदयपुर में फलाना पैलेस में शादी कर रहा हूं, करेक्ट। दिल्ली से कैटरर बुलाया है, पंजाब से कैटरर बुलाया है, हर तरह का भोजन 20 तरह कैटरर बुला किया है। क्या मैंने कहा था कैटरर बुला लीजिए? क्या लड़के ने कहा था कैटरर बुलाइए पंजाब से? क्या लड़के ने कहा था दिल्ली से कैटरर बुला लीजिए? क्या ये दहेज की डेफिनेशन में आएगा? अनफॉर्चुनेट है कि लोग समझने को तैयार नहीं, ना हमारे कानून और ना हमारी समाज। और ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी गई हैं कि 10 में से 8 परिवार कोर्ट में खड़े हैं। 6 महीने की शादी का, 8 महीने की शादी का आदमी कोर्ट में खड़ा है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रश्न आपका यह था क्या देना और लेना दोनों जुर्म है? वो प्रश्न पे मैं आ रहा हूं। धारा 3 में देना और लेना दोनों जुर्म कहे गए। अब देने को आप कैसे कहेंगे देना जुर्म है? देने, आप इसको पहले समझ लीजिए, देना कब जुर्म है? मेरी बिटिया सांवली है, कम पढ़ी लिखी है, शादी नहीं हो रही, मैंने कोई अच्छा लगा गरीब घर का देखा और मैंने कहा 20 लाख खर्च करूंगा, तुम्हें नौकरी दिला दूंगा, तुम शादी करो। ये दहेज में, ये दहेज देना है। यू इंड्यूस ए पर्सन टू इंटेंड टू द मैरिज एग्रीमेंट और टू मैरी हिज और हर डॉटर, उसके लिए इतना रुपया आपने देना तय किया, ये जुर्म है। शादी में दिए गए उपहार दहेज न तो हो सकते हैं और न कभी थे। कानूनी घुमाव दे करके, कानूनी जामा पहना करके अगर आप किसी को बनाते हैं तो ये करने वाला भी गलत है और जो करा रहे हैं वो भी गलत है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उन्हीं एप्लीकेशंस पे अदालतें सुन रही हैं। अदालतें सुन रही हैं, अदालतों को और पहले दिन से आर्गू ये कर रही हैं कि पिता इतना खर्चा करके आ रहा है। सुन लीजिए, अदालतें अगर कर रही हैं तो वो सरासर गलत है। उनको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट कहकशां कौसर जी और गुप्ता वाला जजमेंट है, मैं आपके सामने शायद बता दूं आपको, प्रीति गुप्ता वर्सेस पायल शर्मा, प्रीति गुप्ता के जजमेंट्स, और उसके अलावा 20 जजमेंट्स है सुप्रीम कोर्ट के जहां सुप्रीम कोर्ट चेता रहा है। और अभी रिसेंटली पिछले 10 सालों में, 8 साल में शुरू हुआ ये। सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि 6 में से 10 में से 2 शादियां, 3 शादियां, 4 शादियां, पहले तो 1 होती थी, अब 8 शादियों में झगड़ा है। करेक्ट। और जब ये शिकायतें पहुंचना शुरू हुई तो माननीय उच्चतम न्यायालय के लोग जागे और न्याय व्यवस्था में उन्होंने कहा नहीं, ये गलत है, आप हर एक को इस ढंग से फंसा नहीं सकते, और ये दहेज के मुकदमे नहीं बनते। करेक्ट। और उन केसों को क्वैश भी किया कुछ में, और कुछ में कई सारे डायरेक्शंस दिए कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। और न्यायालय को, जो अधीनस्थ न्यायालय हैं, उनको निश्चित रूप से इन नियमों को देखना चाहिए और माइंड एप्लीकेशन करना चाहिए। मुश्किल ये है कि हर आदमी का, हर व्यक्ति का अपना अपना इंटरेस्ट है। कुछ तो भय है अधीनस्थ न्यायालयों पर कि अगर मैं ये कर दूंगा तो कोई ये न कह दे मैं बेईमान हूं, अगर मैं ये ऑर्डर कर दूंगा, जानते बूझते ये ऑर्डर नहीं किए जाते इसलिए भय से कि हम पर ऊपर एक कोर्ट बैठी है और उसके ऊपर एक कोर्ट बैठी है, ऐसा ना हो कि मैं कर दूं तो मेरी शिकायत हो जाए या कोई बात हो जाए तो मैं बेईमान न कहलाऊं। तो ईमानदार दिखने के लिए न्याय नहीं हो पा रहा। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है न्याय व्यवस्था में, और इसीलिए इलाहाबाद हाईकोर्ट को ये कहना पड़ा, पूरा सिस्टम कोलैप्स हुए जा रहा है। कई बार मैंने कोर्ट्स में जजेस के सामने ये बात अपनी रखी कि मैंने कहा आप न्यायालय में बैठे हैं, ये 28 बरस की लड़की, 30 बरस का लड़का, 24 बरस की लड़की, 25 बरस का लड़का 3-3 साल से आपकी कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं और आप अभी मुकदमा तय नहीं कर पाए कि इस निर्णय में नहीं पहुंचे कि इनको साथ रहना चाहिए कि अलग रहना चाहिए। क्या ये कमी न्यायालयों की नहीं है? अगर आप सोचते हैं सिर्फ इसलिए कि 498 चल रहा है, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 12 DB एक्ट का मुकदमा चल रहा है, इसलिए डाइवोर्स को भी लटका दिया जाए, ये गलत है, सरासर गलत है। आप अलग करिए, वो अपना नया जीवन शुरू करें, वो अपना काम करें। प्रथम कोशिश तो ये होनी चाहिए, सबसे पहली
प्रायोरिटी होनी चाहिए, न्यायालय की भी और समाज की भी और वकीलों की भी। जो वकील मुकदमा लड़ते हैं उनकी होनी चाहिए, उनको समझाया जाना चाहिए कि नहीं, झगड़ा किसी चीज का अंत नहीं है, आप सुलह करके बैठिए, चाहे अलग होकर खुशी खुशी रहिए, चाहे साथ रह के खुशी खुशी रहिए। और एक बात और बता दूं आपको बड़ी महत्वपूर्ण, जी, कि शादी के मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में लड़की कहती है मैं दूसरी शादी कर लूंगी, लड़का कहता है मैं दूसरी शादी कर लूंगा, ये मेरे अलग हो जाए। तो एक प्रश्न मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि आपको एग्जाम में सारा पेपर के क्वेश्चंस जब बता दिए जाएं, जवाब बता दिए जाएं, तो पास होना आसान है कि एकदम एब्रप्टली एक क्वेश्चन पेपर लाकर दे दिया जाता है, आपसे कहा जाए पास हो जाओ। शादी वाले केसेस में लड़का लड़की दोनों का रोया रोया जानते हैं, जिन्होंने 1 साल 6 महीने 7 8 महीने साथ रह लिए, 10 दिन भी साथ रह लिए, तो फिर पास होना आसान है कि फेल होना मुश्किल है, एडजस्ट करना आसान है। आपको क्या गारंटी है कि दूसरी जगह शादी करेंगे वो इससे अच्छा होगा? वो ये काम नहीं करेगा, या लड़की को याद है कि यह आदमी नहीं होगा, या आदमी को यह पता है कि इससे अच्छी लड़की में मिल जाएगी। तो इन सब बातों को गौर करना चाहिए और विवेक से सोचना चाहिए कि नहीं, ये गलत है। ठीक है, ठीक है योगेश सर, एक साधारण सी बात थोड़ा मुझे, चूंकि हमारे दर्शक इसको लगातार हमसे पूछते हैं कि आखिर ठीक है, हस्बैंड वाइफ, एक लड़का लड़की की शादी हुई और 2 महीने के बाद उनके बीच कॉम्पैक्टिबिलिटी नहीं हो पाई, आप ये लगातार ये बात कह रहे हैं कि साहब खुशी खुशी साथ मिले, खुशी खुशी अपना चुपचाप अलग हो जाए, ये लड़िए मत। अब सवाल ये है कि ये स्थिति वहां पर आए जहां पर आपकी सब कोशिशें फेल हो जाए। करेक्ट, जहां सब कोशिशें फेल हो जाए, तभी मुकदमे की तरफ आप जाएं, तब मुकदमे की तरफ जाए, और तो मुकदमा भी इसलिए करें कि आप खुशी खुशी न्याय प्रक्रिया से अलग हो जाए। लेकिन क्या ये सत्य बात है कि डिवोर्स लिंक आप जैसे ही फाइल करते हैं तो डिवोर्स के आपको ग्राउंड बताने होते हैं? आपकी मेरी कंपैक्टिबिलिटी या एक लड़के लड़के की कंपैक्टिबिलिटी नहीं मिली, अब इसके ग्राउंड वो कहां से बनाए? तो वो फिर वकीलों के पास गया, वकील साहब ने फिर अपनी तरह से कलम चलाई और 50 एलिगेशन लड़के पे या लड़की पे लगा दिए। हालांकि प्रीति गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड में सुप्रीम कोर्ट ने कहा बार की बेहद बड़ी जिम्मेदारी है समाज के फैब्रिक को बचाने की। मैं अपने हर वीडियो में ये बात कह रहा हूं, करेक्ट, कि ये जो पैकेज वाला सिस्टम चल गया कि 4 केस, लड़की आ जाए तो 4 केस फाइल कर देंगे, लड़का आए तो 4 के जवाब लगा देंगे, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां हैं समाज के लिए। आप परिवार को तोड़ करके समाज को तोड़ रहे हैं, देश को तोड़ रहे हैं। ये बात अगर समझ में आ जाए तो शायद कुछ जागृति हो जाए और सब ठीक हो जाए। बहुत बुरी बात है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ये सब स्थितियां। लेकिन अदालतें क्या उस साफ तौर पर एलिगेशंस को मानेंगे? अगर कोई व्यक्ति नहीं रहना चाहता है और कॉम्पैक्टिबिलिटी नहीं बन रही है तो बिना एलिगेशन उसमें लगाए हुए और उचित कारण दिए हुए तो डिवोर्स भी नहीं मिल रहा है। मिलता है डिवोर्स, यही है कि हम दोनों साथ रहना असंभव है और सारे प्रयास करके फेल हो चुके हैं। अब कोई प्रयास बाकी नहीं बचा, हमारा और इनके साथ में निभनी नहीं है और झगड़ा ही बढ़ेगा और ये झगड़ा और भयानक रूप ले लेगा, इसलिए हम लोगों को अलग कर दिया जाए। क्या ये ग्राउंड नहीं हो सकता? यही क्यों लिखा जाए कि लड़की खराब, चरित्र की खराब है? यही क्यों लिखा जाए कि लड़का का चरित्र खराब है? ये क्यों लिखा जाए कि साहब लड़का दहेज मांगता है, मारता पीटता है? और आजकल तो धारा 370 पुरानी वाली आईपीसी में वो लगाना शुरू हो गए लोग, मतलब 376, 354 सबके मुकदमे बनाए जा रहे हैं। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? और न्यायालय इसको देखते नहीं क्या? न्यायालय देखते हैं, आंख बंद किए बैठे न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय लोग तो आंख बंद किए बैठे हैं इसके ऊपर, कहने पर भी नहीं सुनवाई होती है। मैं जो पिछले 10 साल में परिस्थितियां न्यायालयों की देख रहा हूं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत विषम है। पूरा सिस्टम गर्त में जा रहा है, पूरा सिस्टम गर्त में जा रहा है। और ये वीडियो आप उनको दिखाइए जो नए वकील आ रहे हैं, क्या करेंगे वो, क्या सीखेंगे वो? नई पौध वकीलों की आएगी नहीं, या तो आएगी नहीं, और आएगी तो फिर कचहरी में सिर्फ दलाल पैदा हो जाएंगे और ये सब करेंगे, अनैतिक काम करेंगे नैतिक कामों से। और किसी को न्याय दिलाने की जो बात थी, जो पीछे मोटिव था, पीछे नियत थी कि हम किसी को न्याय दिला दें, किसी को दुखों से बरी कर दें, अलग कर दें, वो खत्म हो गया। ये आ जाए, हम इसका मुकदमा कर दें, 1 के 4 करा दें और हम अपने घर में मकान बनाने के लिए प्लास्टर और अच्छा पत्थर ले आए, यही है। अब तो बात 400। आपने एक बात और पूछी थी मुझसे, मैं बीच में बात रह गई जी, भावुक हो गया मैं, क्योंकि मैं परिस्थितियां देख रहा हूं और बहुत दुखी हूं इन बेचारों, इसलिए मैंने ऐसी बात कह दी। डावरी देना और लेना दोनों जुर्म है।
पहले ये साबित हो कि जो कुछ भी शादी में खर्च किया गया वो डावरी की डेफिनेट परिभाषा में आता है, तब डावरी लेना जुर्म है। यदि यही नहीं है रिकॉर्ड पर कि जो भी शादी में खर्च किया गया वो दहेज का एक हिस्सा था, तो फिर कोर्ट को तुरंत ये कहना चाहिए कि नहीं, ये डावरी का अपराध इसने नहीं किया है। और आप अगर कह रहे हैं तो आप साबित करिए कि आपने दहेज की वजह से ये सामान दिया। नहीं, वो तो फिर इससे आगे एलिगेशन लगेगा। एलिगेशन ये है कि साहब बिना, ठीक है कोई बात नहीं, उस समय नहीं ली, हमने अपना पैसा खर्चा किया, गए, ससुराल वालों का लालच बढ़ गया और साहब फिर हमसे एक स्कॉर्पियो गाड़ी मांगने लगे और बोले 15 लाख अपने बाप के यहां से लेके आओ, नहीं तो भाग जाओ यहां से। इतना ही तो लिखाना है। मैंने मानता हूं ये लिखाना है, पर इसका पीछे कोई बेस, कोई साक्ष्य तो होना चाहिए। What was the occasion for a person who is having 2 cars for demanding a Scorpio और मारुति? हुआ ये कि शुरू में जब मैं आज से 20 साल पहले, ये जब शुरू हुए थे अपराध की नई पौध शुरू हुई थी, बाहर आई थी, उस समय हीरो होंडा मोटरसाइकिल थी, उसके बाद मारुति कार आ गई, फिर वो होंडा सिटी आ गई, फिर अब विलायती कारें और महिंद्रा की स्कॉर्पियो आ गई। आप देखें समय के अनुसार जैसे जैसे फाइनेंस बदला, इकोनॉमिक बदली कंट्री की और कंपनियां बढ़ी, वैसे वैसे डिमांड बदल गई। इन कंपनियों का एडवर्टाइजमेंट हो गया। जिन कंपनियों की मोटरसाइकिल मांगी जाती थी उन कंपनियों को तो चल निकली। तो आपने व्यक्तिगत वो लोग जो परेशान थे इस अपराध से या इस में फंसे हुए थे, उनका क्या हित किया? फंसाने वाले ने गाड़ी वाले का हित किया, उनकी मोटरसाइकिलें चल गई, उनकी मारुति कार चल गई, और इन्होंने क्या किया? ये फंसे रहे, अपना जीवन बर्बाद किया इन्होंने कोर्ट में जाकर के। मेरा आप लोगों से कहना यह है कि ये बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। एक चीज और बता दूं, सेक्शन 3 में जहां दावरी देना गुनाह है, वहां सेक्शन 7 में के प्रोविजन नंबर 3 में ये लिखा गया है कि ऐसे अपराध में, मैं आपको पढ़ के बता दूं सर, the section states that notwithstanding anything contained in any law for the time in force, a statement made by the person aggrieved by the offence shall not be subject to the person to a prosecution under the sect. Correct. उस व्यक्ति का प्रोसिक्यूशन नहीं होगा जो कोई स्टेटमेंट देता है और इस ऑफेंस से एग्रीव्ड होता है। तो पहले कोर्ट को यह देखना होगा कि उस आदमी के खिलाफ मुकदमा चलाया जाए कि नहीं चलाया जाए, ये वास्तव में एग्रीव्ड है उस अपराध से कि नहीं है। और अगर ये नहीं है, आपको कहीं भनक एफआईआर से या कहीं से नहीं मिलती कि ये आदमी एग्रीव्ड है और इसको ये हुआ है, तो डावरी की डेफिनेशन मुझसे कवर्ड ही नहीं होगी। थोड़ा सा और साधारण भाषा में हमारे दर्शकों के लिए अगर आप बता दें इस प्रोविजो को। इस प्रोविजो में ये लिखा है कि ऐसा व्यक्ति जो इस अपराध से, दहेज मांगने के अपराध से एग्रीव्ड हो, वो अगर कंप्लेंट करता है तो वो इसमें प्रोसिक्यूशन नहीं किया जाएगा, ये लिखा गया। उसको मुलजिम नहीं बनाया जाएगा। लेकिन इसके लिए कंडीशन प्रेसिडेंट, पहली कंडीशन क्या है कि ही शुड बी एग्रीव्ड ऑफ द ऑफेंस। करेक्ट। पहले तो ऑफेंस बताइए कि ऑफेंस ये किया गया इनके द्वारा और इससे मैं एग्रीव्ड हूं, तब आप कंप्लेंट कर सकते, तब आपको फिर यह आपको बचत मिलेगी, आप वहां से बच जाएंगे। लेकिन दहेज देना, कोई आदमी कहता है कि मैं दहेज दिया, तो उसको बहुत गहराई से कोर्ट को, न्यायालय को मस्तिष्क का इस्तेमाल करते हुए देखना होगा। शुरू किया आपकी स्टेज पे कहकशां कौसर वाले में शुरू, ऑनरेबल माननीय उच्चतम न्यायालय ने शुरू में ही खारिज कर दिया, मुकदमा पेश कर दिया। वो दहेज मांगते थे, वो फर मांगते थे, ये करते थे, वो करते थे, न कोई स्पेसिफिक एलिगेशन, न कोई स्पेसिफिक टाइम, न कोई स्पेसिफिक डेट। पूरे परिवार पे पूरा परिवार नती है। सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने बड़ा क्लियर कहा है रिलेटिव में कौन कौन आएगा। माता खून के संबंध, एडॉप्शन वाले संबंध या पति पत्नी। करेक्ट। इसके अलावा और नहीं है। आपने फूफा के चाचा के ताऊ जो लुधियाना में रहते हैं उनको फंसा दिया, जो लंदन में रहते हैं उनको फंसा दिया। फोन से दहेज मांगते थे विदाउट एनी एविडेंस, और न्यायालय सम्मान कर लेते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत परिस्थितियां विषम है, खराब है। और मैं तो, हम लोग तो किनारे लगे लोग हैं, लेकिन जो नए आ रहे हैं उनको मैं कहता हूं कि अपनी बात को अथॉरिटी से असर्ट करिए कोर्ट के सामने कि नहीं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए।
एक लास्ट योगेश सर, चूंकि आपका तो लगातार क्रिमिनल मैट्रिमोनियल के आप मास्टर कहे जाते हैं, इतनी लगातार हजारों की संख्या में आप केसेस कर रहे हैं, क्या इस तरह के मामलों में जब आप डिस्चार्ज एप्लीकेशन फाइल करते हैं कोर्ट में, निचली खासकर कोर्ट में, इस तरह के मैट्रिमोनियल्स केस में जहां क्रिमिनल को उसको रंग दिया जा रहा है, किस तरह का अनुभव है, नंबर 1? और क्या ज्यादातर मामले हाई कोर्ट ही जा रहे हैं और वहीं से खत्म हो रहे हैं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, या निचले स्तर पर अभी हो रहा है? क्योंकि जो दर्शक हमको फोन कर रहे हैं, हमसे कानूनी राय, वो कहते हैं साहब लोअर कोर्ट तो सुन ही नहीं रही हमारी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे हैं, उनकी व्यथा बिल्कुल सही है। दिल्ली में और स्टेट्स में तो डिस्चार्ज हो रहे हैं, यूपी में तो कतई नहीं हो रहे। यूपी में पता नहीं क्या बीमारी है, उत्तर प्रदेश में क्या भय है अधीनस्थ न्यायालयों को कि सही ऑर्डर पास करने में, ऑर्डर पास करने के बाद कहते हैं, बुलाते हैं चैम्बर में कि आपकी बात बिल्कुल सही थी, लेकिन मैं क्या करूं थी, लेकिन एक लेकिन और मगर इन लोगों के पीछे लगा हुआ है हर बात में। लेकिन मैं करता तो बात तो सही थी, लेकिन हाई कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक, मतलब मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि ये अगर मगर कब जाएगा। कम से कम इनको ये देखना चाहिए, दूर बैठा व्यक्ति आपसे न्याय की उम्मीद लगा के कोर्ट आता है और आप कहते हैं डिस्चार्ज खारिज, भैया हाई कोर्ट चले जाओ। और अब तो ये तक कहना शुरू कर दिया, भाई ये केस ना सुप्रीम कोर्ट का है, ये हाई कोर्ट का है, ये वहीं दिखा दीजिएगा। ये और कहते हैं, क्या परिस्थितियां आ गई हैं? कभी ऐसा कोई कोर्ट कहती थी? इधर ऑनरेबल सुप्रीम माननीय उच्चतम न्यायालय ने जब कुछ दिशा निर्देश दिए तो कुछ सुधार आया है, वो लॉ को देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, माने ना माने अलग बात है। और हमें मालूम होता है कि हम फाइल कर दें, रिकॉर्ड पे आ जाए, वो नहीं मानेंगे, हमें ये भी मालूम है। कुछ एक मानते हैं, कुछ एक नहीं मानते, मालूम है। लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। आपको जो कानून मालूम है, जिस संबंध में, जिस विषय में, जिस केस के बारे में, उसको आपको न्यायालय के समक्ष रखना ही चाहिए और रखना पड़ेगा। अगर आपको कुछ सीखना है, कुछ आगे करना है, और या किसी को कोई न्याय दिलाना है। रही बात आपकी डिस्चार्ज एप्लीकेशन लोअर कोर्ट में, तो डिस्चार्ज एप्लीकेशन अगर कोर्ट से अलाउ हो जाए तो समझ लीजिए आपने स्वर्ग पा लिया। अधीनस्थ न्यायालयों में कोई सुनवाई नहीं डिस्चार्ज एप्लीकेशन, चाहे कितना भी झूठा केस हो, बिल्कुल ऑन द फेस ऑफ इट झूठा हो, सब कुछ हो, अरे भाई ये सब ट्रायल में देखा जाएगा। बड़ी आसानी से कहते हैं ट्रायल में देखा जाएगा। ट्रायल मीन्स 3 years, ट्रायल मीन्स 4 years, ट्रायल मीन्स 20 years। आप रहे ना रहे, आप रिटायर हो जाए। एक केस में मैंने कहा उनसे, मैंने कहा साहब 3 वकील मर चुके हैं, 4 जज जा चुके हैं, अब हमारी बारी है, अब सुनवाई कर लीजिए। बहुत बहुत दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है। हमारे कई दर्शकों ने कहा कि कन्विक्शन करते हुए जज साहब ने कहा कि साहब ऊपर की कोर्ट से छूट लेना, हम बड़े दबाव में हैं। आप ये देखें, आपने जजमेंट सही किया गलत किया कोई बात नहीं, हमें कोई दुख नहीं। आप नहीं समझ पाए, आपने हमारी बात रिफ्यूज कर दी, जजमेंट कर दिया। जजमेंट कहने के बाद ये कह के चिढ़ाना वकील को या उस व्यक्ति को जो आपके कटघरे में खड़ा हुआ है कि भाई हम क्या बताएं, हमारे ऊपर बड़ा भाई दबाव है, हम छोड़ नहीं सकते भाई इसको। कितना दुखद है, एक न्यायालय से किसी न्यायाधीश के मुख से ये निकले कि ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन हाई कोर्ट से आपको रिलीफ मिल जाएगा, मैंने जजमेंट लिख दिया है, आपको हाई कोर्ट से आप तो छूट ही जाएंगे। किस ढंग की टिप्पणियां न्यायालय से आती हैं और हम लोगों को सुननी पड़ती हैं। हम तो बहुत हैरान हैं कि क्या हो गया हमारी जुडिशरी को। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश सर, आपसे बातचीत करके हमेशा ही अच्छा लगता है। हमारे जो दर्शक लगातार जानने की कोशिश कर रहे थे, योगेश सर ने आपका जवाब दे दिया। फिर भी आपका कोई कानूनी प्रश्न रह जाता है तो हमारा नंबर लगातार इसी वीडियो के नीचे चल रहा है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और साथ ही योगेश सर से बेहतर कानून राय ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।